हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 विषय भूगोल खंड क इकाई 1। आज के पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, उसमें आज हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे, भूमि संसाधन। भूमि संसाधन का मतलब हम लोग जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। पूर्व अध्याय के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले साधन एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं में यकीन करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान एवं संस्थाओं का सहयोग अपरिहार्य है। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि संसाधन इंसान के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, इस पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और संसाधन का उचित उपयोग होना चाहिए। और यह उपयोग उचित होगा तो सबका विकास होगा, संसाधन भी बचे रहेंगे, लोगों को संतुष्टि भी होगी। और ये संसाधन का उपयोग तकनीक के सहारे हो सकता है, संस्थाओं के सहारे हो सकता है। तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। यदि मशीन होगा, यदि स्किल होगा तो लोग उस संसाधन को निकाल सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। संस्था का मतलब हो गया बड़े बड़े जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी संस्थाएं या फिर प्राइवेट संस्थाएं। जैसे कुछ नाम लिया जाए तो जैसे इसरो हो सकता है, ISRO, ठीक है, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर टाटा, या फिर रिलायंस। ये सब संस्थाएं हैं। तो संस्थाएं और तकनीक दोनों मिलकर काम करेंगी तब संसाधनों का उचित इस्तेमाल हो सकता है। हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन है। कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य खनन, वन्य जीव, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। इतने व्यापक रूप उपयोगी होने के बावजूद यह एक सीमित संसाधन है। अस्तु यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। यहाँ इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि हम जिस भूमि पर, जिस जमीन पर हैं वहीं निवास कर रहे हैं। हमारी क्रियाकलाप जितने भी हैं, चाहे वो हम कृषि करें या फिर किसी जगह पर हम किसी वस्तु का निर्माण करें या फिर किसी तरह से किसी सेवा क्षेत्र में काम करें, हम कर तो रहे हैं सब कुछ काम, सारा काम जमीन पर, भूमि पर। इसलिए भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे बोला गया कि हम इस पर कृषि करते हैं, इस पे वन लगाते हैं, इस पे पशुओं को पालन पोषण करते हैं, इस पे मछली पकड़ने का काम यानी मत्स्यन करते हैं। इसी ज़मीन को खोदकर, भूमि को खोदकर उसमें से हम अलग अलग तरह के खनिज निकालते हैं। इसी जगह पर हम परिवहन, संचार व्यवस्था भी बनाते हैं। वन्य और जीवन भी होता है, यानी कि इसमें फॉरेस्ट भी होता है, जंगल। और ये सब क्रियाकलाप हम कहाँ करते हैं, तो इसी भूमि पर करते हैं। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घाटियाँ इत्यादि। ये विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि का लगभग 43% मैदान है। कृषि और उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है। 30% भाग पर्वतीय है, जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराता है। यह पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश का 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है। यहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन तथा वन संपदा के कोष संचित हैं। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया, इस चित्र में यह दिखाया गया है कि यह भाग मैदानी क्षेत्र है 43%, यह भाग पर्वतीय क्षेत्र है 30% और यह भाग पठारी क्षेत्र है 27%। मैदानी क्षेत्र पर कृषि होता है, पर्वतीय भाग में जंगल होते हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, और पठारी क्षेत्र में खनिज संपदा होता है। और हमें तीनों की ज़रूरत है और भारत का यही
विस्तार है जिसमें मैदान 43%, पर्वत 30%, पठार 27%। नेक्स्ट हेडिंग है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण का मतलब मिट्टी की बात हम लोग कर रहे हैं। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाती है। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है तथा देश की नियति का भी निर्धारण करती है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं, अतः मृदा एक जीवित तंत्र है। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि हम लोग मृदा निर्माण यानी मिट्टी की बात कर रहे हैं और मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी होगा तभी पौधे होंगे, फसल होगा, जंगल होंगे, जानवर होंगे और हमारे लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। तो वही बात यहाँ समझाया गया कि मिट्टी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और यह नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हमें मिट्टी का, इस मृदा का उचित इस्तेमाल करना चाहिए और इसको नष्ट होने से बचाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मृदा किस तरीके से बनता है यहाँ एक फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है। सबसे ऊपरी परत मिट्टी है, उसके बाद की परत मृदा से रिलेटेड है, ठीक है। अंतःस्तरीय अपक्षवित आभारी चट्टानें और सबसे नीचे अपक्षय रहित आधारी चट्टानें। तो यहाँ पर चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसमें चट्टानों के छोटे टुकड़े हैं, यहाँ पर बालू वगैरह रहता है और सबसे ऊपर वाला हिस्सा मिट्टी है। और इस तरीके से मिट्टी बनता है। मिट्टी को बनने में भी बहुत वक्त लगता है और इस तरीके से जब मिट्टी बनती है तो उसी मिट्टी पर पेड़ पौधे, फसल और भी बहुत तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। और ये मिट्टी सीधे सीधी इंसान के या हमारे समाज के संपत्ति और संस्कृति दोनों से जुड़ा हुआ है। जहाँ मिट्टी है वहाँ इंसान है, जहाँ मिट्टी नहीं है वहाँ बालू है, पत्थर है, और बालू और पत्थर पे इंसान या फिर और भी आबादी नहीं रहती है और ना रहेगी, ना संस्कृति रहेगा। तो इसका सीधा मतलब है कि मिट्टी एक जीवित तंत्र है, जहाँ मिट्टी है वहाँ जीवन है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होता है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि प्रकृति में मिट्टी बनती है, यह एक नवीकरणीय संसाधन है और यह मिट्टी प्रकृति में बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ यह समझाया गया कि मिट्टी बनने का काम बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है और चट्टानों के टूटने फूटने, उसके और छोटे छोटे टुकड़े होकर बालू बनने, फिर और चिकनी होने में उसको लाखों वर्ष लग जाते हैं और इस तरीके से मिट्टी बनती है। तो हमें मिट्टी को बचाना चाहिए, हमें मृदा को बर्बाद होने से बचाना चाहिए, क्योंकि मृदा होगा, मिट्टी होगी तो पेड़ पौधे, अनाज होंगे, उगेंगे, जानवर होंगे, जीव जंतु होंगे, जंगल होगा और इससे सभ्यता संस्कृति सब बचे रहेंगे। मृदा निर्माण के कारण उच्चावच तथा धराकृति, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय, ये सब मृदा निर्माण के कारण हैं। तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करती हैं। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी अहम भूमिका होती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि मिट्टी निर्माण में, मृदा निर्माण में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे तापमान कम या ज़्यादा होना। तापमान कम रहेगा तो वहाँ पर फूल पत्ती पेड़ पौधे होंगे, ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे मिट्टी सूख जाएगी, बालू हो जाएगा। प्रवाहित जल की क्रिया, जल भी होगा तो वहाँ पर जल भी है, मिट्टी भी है, उपज भी है तो वहाँ पेड़ पौधे होंगे। जल नहीं है तो सूख जाएगा, धीरे धीरे वो क्षेत्र बंजर हो जाएगा। अपर्दन की क्रिया, वायु अपर्दन की क्रिया से वह धीरे धीरे बंजर भूमि, मिट्टी उड़ जाएगी और धीरे धीरे बालू का हिस्सा बच जाएगा। पवन, हिमनद
अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करती हैं। मृदा निर्माण में जैविक और रासायनिक परिवर्तन भी होता रहता है। इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व उसके रंग, गठन, गहराई, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को निम्नवत बांटकर अध्ययन किया जा सकता है।